नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूं आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी संभल में होली और जुम्मे की नमाज पर विवाद, कैसे बिहार तक पहुंची विवाद की आग। फिर बात होगी औरंगजेब के बाद कैसे उसकी कब्र पर छिड़ा संग्राम, उठने लगी कौन सी बड़ी मांग। फिर बताएंगे कि किसानों के लिए योगी सरकार ने लिया कौन सा बड़ा फैसला। बात होगी कैसे होगा दिल्ली का बजट, रेखा गुप्ता ने खुद बता दिया पूरा प्लान। आखिर में बताएंगे क्यों एमके स्टालिन ने धर्मेंद्र प्रधान को बताया अहंकारी राजा। बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष राजनीतिक मुद्दों को लेकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध में अब होली को भी शामिल कर लिया गया है। अनुज चौधरी के बाद बीजेपी विधायक ने भी होली और जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया, तो राबड़ी देवी ने पीएम मोदी को ही खुली चुनौती दे दी और कहा कि अगर मोदी के अंदर हिम्मत है तो देश से मुस्लिमों को निकाल कर दिखाए। आप पहले राबड़ी देवी का वो बयान सुनिए, फिर बताएंगे पूरा मामला क्या है। के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा के मुख्यमंत्री का दिमाग बिहार के जनता भाजपा के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए ऐसा है ना कि होली पर हमारा देश देता है, शुभकामना देता है। हमारा देश जो है मीडिया कर्मी को, टीवी कर्मियों को, सबको, सोशल मीडिया को, सबको बधाई देता है, शुभकामना देता है। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अगर रंग लगाने से आपको दिक्कत है तो होली में मुस्लिम घर के अंदर ही रहकर जुम्मा मनाएं। साथ ही कहा कि मुस्लिम रंग और अबीर बेच सकते हैं, लेकिन रंग लग जाने पर उनको दिक्कत होती है। इससे पहले संभल के सीईओ ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिस पर राबड़ी देवी समेत तमाम आरजेडी नेताओं ने बिहार में सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। सपा सांसद अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद अब मुगल शासक की कब्र पर भी सियासत शुरू हो गई है। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग ने जोर पकड़ ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि प्रदेश की विभिन्न पार्टियों जिसमें शिवसेना, एमएनएस और यहाँ तक कि कांग्रेस भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर सभी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए हैं। फडणवीस ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बाला नांदगावरकर ने भी सख्ती से कहा कि शिवाजी महाराज को तकलीफ पहुंचाने वाले और संभाजी महाराज की हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है, इसे जितना जल्दी हो सके हटाना चाहिए। जिसके बाद देखना होगा कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाती है या नहीं, और अगर हटाई जाती है तो कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसानों में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। योगी सरकार प्रदेश में जमीनों के सर्कल रेट का पुनरीक्षण कराने जा रही है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। योगी सरकार जमीनी की सर्कल रेट का पुनरीक्षण कराने जा रही है। खासतौर पर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज सहित कई जिलों में ये प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जिन जिलों में सालों से सर्कल रेट में बदलाव नहीं हुआ, वहां सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। बता दें, प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से अब तक 37 जिलों में जमीनों के सर्कल रेट का पुनरीक्षण हो चुका है। इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के दौरान उन्हें उनकी जमीन का सही मूल्य मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और किसान भी लाभान्वित होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सर्कल रेट वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार जमीन की खरीद बिक्री को मान्यता देती है। इससे कम कीमतों पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और कई जिलों में सर्कल रेट बहुत पुराना हो चुका था, जिससे किसानों और जमीन बेचने वालों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था।
जल्द ही दिल्ली का बजट आने वाला है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर इस बार दिल्ली के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। वहीं इस बारे में खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बात करती दिखाई दी। इसको लेकर हुई बैठक के बाद उन्होंने दिल्ली बजट का पूरा प्लान बताया। रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आगामी राज्य बजट पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, न्याय व्यवस्था में सुधार और श्रमिकों के कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक ऐसा बजट तैयार करना है जो पारदर्शी हो, जवाबदेही से भरा हो और जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। हमारी सरकार समावेशी विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार दिल्ली में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, नए रोजगार के अवसर पैदा करने, न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लाने की दिशा में काम कर रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार अगले कुछ हफ्तों में बजट पेश करेगी। इस बार के बजट में दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से लेकर रोजगार और न्यायिक सुधार तक कई योजनाओं की सौगात मिल सकती है। आज संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत बेहद ही हंगामेदार रही। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच संग्राम देखने को मिला। इस बीच लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच अलग ही जुबानी जंग छिड़ गई। संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर सवाल खड़े किए। तमिलनाडु में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश सरकार को बेईमान बताया। प्रधान ने कहा कि एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसके बाद इस मामले को लेकर एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में पोस्ट कर धर्मेंद्र प्रधान को अहंकारी बताया। स्टालिन ने लिखा कि वो यानी धर्मेंद्र प्रधान किसी अहंकारी राजा की तरह बात कर रहे थे और ऐसा करके उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की बेइज्जती की। उन्हें बतौर केंद्रीय मंत्री अनुशासित व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि वो खुद को राजा समझते हैं और अहंकारी लोगों की तरह बात करते हैं। उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। बता दें कि पीएम श्री योजना का मुख्य लक्ष्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों में सुधार करना है और शिक्षा नीति 2020 को सभी स्कूलों में लागू करना है ताकि बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके और इन स्कूलों को नया रूप दे सके। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।